बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईद के बावजूद मुल्क की सियासत का पारा हाई है। हम देख रहे हैं कि तुंदो तेज बयानात, गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अब ईद के बाद यानी कल से दोनों जमातों हुक्मरान जमात PMLN और अपोजिशन जमात PTI की जानिब से जलसों के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। आपके इल्म में है कि मरियम नवाज साहबा, नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज कल अटक में अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगी, जबकि चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मियाँ वाली में जलसा करेंगे। और वैसे भी PTI ने इस माह के आखिर में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो PTI की जानिब से बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनकी हुकूमत की तब्दीली के हवाले से उस सिलसिले में अहम ऐलान करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। इसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और ऐसे शख्स को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। और अगली वफाकी काबीना मीटिंग में इसकी TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो साबका हुकूमत है वो मुआशी सुरंगे बिछाकर गई है। दूसरी जानिब जो साबिक वज़ीर नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इसके रद्दमल देते हुए एक तो हुकूमत की जानिब से तहकीकाती इंक्वायरी कमीशन बनाने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया, साथ में उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया और यह भी साथ में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल जुडिशल कमीशन होगा जिसकी खुली यानी ओपन समात हो। और उन्होंने मौजूदा हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी, अगरचे इन्हें तो 2-2.5 हफ्ते हुए हैं, इसको हदफे तनकीद ठहराया। फिर वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हुकूमत कोशिश करेगी कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को सब्सिडी दे। इस वक्त एज वी स्पीक 1 लीटर डीजल पे 75 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल पर 30-35 रुपए हुकूमत को इसकी हिट पड़ रही है और हुकूमत इसको सब्सिडाइज कर रही है। और उन्होंने कहा कि जो साबका हुकूमत है वो IMF से मुआहदा करके गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर सियासी तौर पर फैसला किया गया। तो मुल्क की सियासत और मईशत, इस पर आज हम फोकस करेंगे और एक नुमाइंदा पैनल हमारे से गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें लाहौर से DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल साहब। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, जबकि आपको हम खुशामदीद कहते हैं राना मकबूल साहब, जबकि बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रही हैं चूंकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिए स्टिल शी इज मेंबर नेशनल असेंबली। शानदाना गुजार खान साहिबा पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपको वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम 10 तक में, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन है, डॉन न्यूज़ पर अपना शो करते हैं, आदिल शाहजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस आदिल शाहजेब साहब। और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ नशिश कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अजीम साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं गुफ्तगू का आगाज तमाम अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम करते हुए शानदाना साहबा से करूंगा, चूंकि अपोजिशन और जो PTI है उनका ये कहना है कि बैरूनी साजिश हुई है जिसकी बदौलत रिजीम चेंज हुई है। शानदाना साहबा, आज ऐलान हुआ हुकूमत की जानिब से एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का ताकि इसकी तहकीकात हो सके और साथ में उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। क्यों कर इसको मुस्तरद किया जा रहा है? थोड़ा सा टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लेना बेहतर नहीं? और साथ में जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे, क्योंकि आज मरियम औरंगजेब साहबा का कहना था कि ऐसे शख्स को लगाया जाएगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, तो अभी कमीशन के ऐलान होते ही आप लोग मुस्तरद कर रहे हैं शानदाना साहबा। शुक्रिया अनवर साहब। अभी आप शुरू में जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो मुझे काफी मजे का लगा, क्योंकि उसमें लतीफे ज्यादा थे माजरत के साथ और हकीकत जरा कम। मैं तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश की। जी, आप जरा आज डॉन का आर्टिकल निकाल लें, आज अखबार में शाया हुआ है जी, और उसमें जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने बात की है कि जी TORs ये होंगे कि हम प्रूव करेंगे कि कंस्पिरेसी खुद इमरान खान ने की थी। ये मैं नहीं रिपोर्ट करी, डॉन कर है, काइंडली आप इसको चेक कर लें। जब आपने पहले से फैसला कर लिया है, जो हमने डिमांड की थी जुडिशल कमीशन से, देखें जुडिशरी से आधी रात खुलने को तो मसला PTI को है ना, हम नाराज हैं और हम खुद कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन लगाएं। सो आप अपनी जो हुकूमत बनी है उस साजिश के नतीजे में वो हुकूमत कह रही कि हम आपको करके देंगे जुडिशल कमीशन से। थोड़ा सा ये कौम के साथ मजाक है। उस दिन एक मीम भी चल रही थी बहुत फनी सी कि इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद फैसला किया है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कभी कोई गुनाह नहीं किया और इसलिए वो इंटीरियर मिनिस्टर खुद ही अपने आप को ECL में से निकाल देंगे। ये वही वाली बात है। सो द थिंग इज, इनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंस्पिरेसी थी, है और रहेगी।
और ये बहुत आगे बढ़ चुकी है ये बात। अगर आज आपने समी इब्राहिम साहब का क्लिप देखा हो, वो वायरल हो चुका है। उन्होंने उन लोगों की भी नाम लिए हैं कि इस कंस्पिरेसी में कौन इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान की मुझे लगता है माजी में पहली दफे से तो हुआ अगर है सब कुछ पता कि है समी हुकूमत- इब्राहिम साहब की क्लिप से, तो फिर जुडिशल कमीशन बनाने की क्या जरूरत है शानदाना साहबा? देखिए, हम तो चाहते थे फ्रॉम डे वन कि हमारा जिस साइफर की हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और हमने एक पिटीशन दायर की जो डिसमिस की गई बगैर सुने। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मौकफ था कि देखिए, आप एक वजीर आजम है मुल्क के, आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे आपकी ओथ का वो हिस्सा है, तो जी। आप ये साइफर पब्लिक नहीं कर सकते। अगर ये साइफर झूठ होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई कहने की जरूरत ही नहीं थी, झूठ को छुपाने की क्या जरूरत थी। ठीक। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने लेटर गेट करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जी आर्टिकल 69 में कवर होता है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि साइफर निकालें, उसमें जो लिखा है, अगर झूठ लिखा है असद मजीद ने, डोनाल्ड लू के साथ कोई बात नहीं हुई, तो पब्लिक को दिखा दे। कमीशन की जरूरत ही नहीं है, ना जुडिशल कमीशन, ना गवर्नमेंट कमीशन। वो साइफर एज इट इज क्लासिफाइड, डी क्लासिफाइड आप दिखा दे अवाम को, जुडिशरी को, फौज को। और अगर पीटीआई झूठ कह रही होगी, हमें तो 20 साल का भी वोट नहीं पड़ेगा, बात खत्म। ठीक। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि देखें, जब तक लोग सच वैसे का क्या ये सहारा बेहतर नहीं होता है लेंगे- 7 मार्च को जब आपको मिला और 27 मार्च को जलसे में आप लोगों ने दिखाया, उस दौरान अगर आप लोग खुद से इंक्वायरी कमीशन एक बना देते या जुडिशल कमीशन की हुकूमत वक्त उस वक्त रिक्वेस्ट कर देती, तो शायद फिर दूध का दूध पानी का पानी उस वक्त ही हो जाता। क्या ये बेहतर होता उस वक्त ये सोचना ही? बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्टली अभी यही बताया कि उसकी इजाजत ही नहीं मिली हमें, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा कि ये साइफर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का अब आप हिस्सा चाह है, रहे हैं कि ये इसलिए करे इसको इस्लामाबाद हाई रिवील कोर्ट नहीं या किया जा सुप्रीम कोर्ट? सकता। मैं तो नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ। देखिए, ये तो कहने की बात है। मैं तो कहती हूँ कि खुला साइफर दिखाए दुनिया को, दिखा दे जो उसमें लिखा है, जो से मुलविस है, दूध का दूध का पानी का पानी। चल, और नुकसान दूध तो का दूध हमें पानी ही, का पानी हम इस पे झूठ बोल रहे हैं। जी, अब मैं जरा राय भी ले लेते हैं। राना मकबूल साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने शानदाना साहबा की गुफ्तगू सुनी, वो तो आउटराइट इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों पे तो इल्जाम है, तो आप लोग कैसे इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, चूंकि आप काफी अहम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रह चुके हैं, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में सर्व कर चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन सर क्या हुकूमत वक्त के कंट्रोल में होती है जो इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं? कुछ इस हवाले से बताएंगे अभी राणा साहब, कुछ गाइड करेंगे? देखो जी, जो इंक्वायरी कमीशन है, इंक्वायरी ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत बनता है 1969। अच्छा। वो ऑटोनमस होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बात यह है कि ये तो बहुत कल्चरड खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं उन पार्टी में। ये कोई भी बना लें, प्योरली जुडिशल बना लें, इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बना लें, कुछ बना लें, ये झूठ साबित होगा। आपको याद होगा इन्होंने 35 पंक्चर की बात की थी जी, और फिर 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो। फिर जस्टिस नासिर मुल्क, जिसकी इंटेग्रिटी के बारे में कोई बंदा बात नहीं कर सकता, ही वाज चेयरमैन ऑफ दैट जुडिशल कमीशन। उस कमीशन ने क्या फैसला दिया था कि क्या मुस्लिम लीग की हुकूमत ने धांधली की थी इलेक्शन में, जो उन्होंने सारा कुछ किया। इसलिए बदकिस्मती से ट्रैक रिकॉर्ड ये है। ये मैं बात एक और आपको फैक्ट बताऊं, ये इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया उस दिन मीटिंग के बाद, और उस बयान को कॉन्ट्रडिक्ट किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि असद मजीद साहब ने, वो मीटिंग में बैठे थे, मेरे सामने कहा कि ये जो केबल मुझे दिखाई जा रही है, ये तो मैंने बुझवाई नहीं इस तरह। अच्छा। उसकी वर्डिंग और उसका डिक्शन ही डिफरेंट था। अब ये कैसे हुआ है, ये अब कमीशन बनेगा, वो भी आके बयान देंगे, बताएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी बताएंगे, उनके सामने ये बात हुई है। ये दे आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी। अब चूंकि गेम हार चुके हैं, कोई काम कर नहीं सके, लोगों की वेलफेयर का, लोगों की गुर्बत दूर करने का, महंगाई दूर करने का, फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल फॉल्टर कर गई हर तरफ से। जब सारी चीज़ें ही कोलैप्स कर गई हैं, तो अब ये देख लिया जी, हम हमारी इंटेग्रिटी का मामला है और हमारी आज़ादी का मामला है। दिस इज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी इन साहब, देयर इज नो सब्सटेंस इन इट। अब आप जो आपने इंट्रो में कहा कि जी वो होंगे, ये जुलूस निकालेंगे और जलसे करेंगे, वो जलसे का भरम भी खुल जाएगा। मुझे ये अजीब लगता था कि हम इनको स्वीप कर देंगे, हम लेके चले जाएंगे, ये लेट जाएंगे। देखिए, सारी जो ये लावारिस नहीं है बाकी पार्टी से, मुस्लिम लीग इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, फिर उसके एलाइज हैं
क्या वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते? सिर्फ आप जलसे जुलूस कर सकते वो भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं इसलिए सर। जब आप मैदान आप लोग रहे हैं, मरियम नवाज साहब का भी शेड्यूल आ गया सामने। चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से शेप अप होना शुरू हो जाएंगी। जी सर। अब सारे का सारा फैसला परफॉर्मेंस पे होगा। आपने देखा गवर्नमेंट को भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुए, क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह लोड शेडिंग खत्म हो रही है, किस तरह लोग उस पर आते हैं, जरा परफॉर्मेंस पे आते हैं। राणा साहब, जरा मैं आदिल शाहजेब साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूं। राणा साहब, परफॉर्मेंस पे आते हैं, आपने अहम नुकता उठाया, अक्सर तो पैमाना ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि बहस जरा इस पर आ रही, मैं चाहूंगा आदिल शाहजेब साहब से भी राय लें। बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। सर बताइएगा, शाहनारा साहब, आज इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान हुआ है, लेकिन वैसे फवाद चौधरी साहब ने भी मुस्तरद किया, शाहनारा साहब अभी कर रही है। आपकी राय में सर इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है? कोई कमीशन ही फैसला करेगा ना कि ये जो कह रहे हैं सच है, या वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा साजिश नहीं हुई, लेकिन पीटीआई इस बात पर इसरार कर रही है कि जो केबल है उसको अभी शाहनारा साहब करें डिक्लासिफाई कर दे साइफर को, और जुडिशियल कमीशन बने, खुली समात हो। आप क्या कहेंगे? ठीक है अनवार साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि कौन सी गुत्थी है जिसको सुलझाना है। जब आपके मुल्क के वो इदारे जिनका काम मुदाखलत को और साजिश को रोकना है, जब वो कैटेगोरिकली कह देते हैं, जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ जाती है उसमें कहीं पे साजिश का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं पे, और वो बाकायदा से कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो उसके बाद तो साजिश की कोई बात ही नहीं रह जाती ना। देखें, अगर तो साजिश, मेरा ख्याल है ये सारी गुत्थी सिर्फ एक ही है और वो आसानी से सुलझ सकती है। वो कैसे? जब आप इमरान खान साहब को दोबारा वजीर आजम बना दें, पूरा मामला हल हो जाएगा, और कुछ नहीं है ये मामला। देखें, अगर तो कोई साजिश थी तो फिर आपके फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं कि हमें जी हमारे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से ठीक नहीं थे, इसलिए जो है हम निकल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने मेरे शो में 2 दिन पहले कहा है कि जी आपकी बात दुरुस्त है, अमरीकी साजिश वाजिश को साइड पे करें, हमारे ताल्लुकात नहीं थे ठीक, हमारे मामलात नहीं थे ठीक, और जो मुज़ाकरात हैं वो असद उमर और परवेज खटक साहब कर रहे थे, लेकिन वो कई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। और देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब भी हुए, उसकी क्या वजह थी? उसकी मेन वजह यह थी कि आपके 5-6 मिनिस्टर्स को बुला के यह कहा गया लास्ट ईयर कि खुदा के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, क्योंकि आपकी वजह से इदारे को गालियां पड़ रही हैं। क्योंकि 18 में जो कुछ हुआ, फौज को उस वक्त भी बदनाम किया गया कि इमरान खान साहब को आप लेके आए हैं। अब इलेक्टेबल्स कैसे शामिल करवाए गए, जिस तरीके से इंजेक्ट किया गया पीटीआई में लोगों को, और जो आखिरी रात जो फॉर्म 45 है क्या है, जो वो मामलात हुए, वो तो सबके सामने है। लेकिन उसके बाद तो पीटीआई ने अपनी परफॉर्मेंस से शो करना था कि जनाब हम जैसे तैसे आए हैं, लेकिन हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और सबने उनको वेलकम किया, सबने सपोर्ट किया। उसके बाद तो जनाब आपको अपनी परफॉर्मेंस, इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर, देखें, जब 3.5 सालों में आप 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स और पता नहीं 5-6 सेक्रेटरी फाइनेंस को चेंज करें, तो आपकी पॉलिसी में कहां वो कंसिस्टेंसी हमें नहीं नजर आ रही। हर 4-5 महीने बाद आप लोगों को चेंज कर रहे हैं। लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट पंजाब, कि पंजाब में बुजदार साहब ने कितने चीफ सेक्रेटरीज लगाए, कितने आईजीज लगाए। देखिए, इनफ इज इनफ। अब जबकि इनको अदम एतमाद के जरिए घर भिजवाया जा चुका है, असल सवाल यह पूछना चाहिए कि 3.5 सालों में आपकी परफॉर्मेंस पर, क्योंकि देखिए इनके वज़रा खुद मान रहे हैं, शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर इनका रहा है, वो बड़े क्लियर कट अल्फाज में एक बात कर रहे हैं कि हम अगर इसी तरह इलेक्शन में जाते अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, ऑन रिकॉर्ड वो कह रहा है हमने हार जाना था, इसीलिए हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम निकल के चले गए। देखिए, अब इस वक्त मुल्क को आगे चलाना है, और खुदा के लिए हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि पोलराइजेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। और मुस्लिम लीग नून को भी, राणा साहब बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपकी कल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई थी नैब के जरिए, आप वो कहानी दोबारा से ना दोहराएं। जो FIR मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ, आप यहां पे जिस किस्म की FIR कर रहे हैं, इसको भी बिल्कुल हम ओपनली, हम जैसे आजाद सहाफियों को हम इस पे बिल्कुल तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम तो उन्हें भी कंडेम कर रहे थे, और आज हमने
जो मौजूदा हुकूमत है इनकी परफॉर्मेंस को जान के हमने जांच के हमने कंडेम करना है। हम ना पीएमएलएन के वर्कर हैं, ना पीटीआई के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस चीज को रियलाइज करना होगा कि ये जो गली मोहल्लों तक आपने गालम गलोच पहुंचा दी है, ये जो ट्विटर पर जो आपके बयानिए की हिमायत ना करें और लिटरली उनकी मां बहन और जो इज्जतों के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग खुद भी महफूज नहीं रहेंगे और ये तबाह को है हमारे मुल्क के लिए। तो खान साहब को ये रियलाइज करना होगा कि जनाब जी, लेकिन अनवार भाई आखिरी बात कि अगर खान साहब ये इंप्रेशन इस वक्त दे रहे हैं कि जनाब या तो मैं हुकूमत में हूंगा या मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा, इस इंप्रेशन को खत्म करना होगा। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा शाहजादा साहब। आई नो यू हैव टू आंसर मेनी थिंग्स, लेकिन मैं चाहूंगा अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। माजरत आपके पास देर से आ रहे हैं। अजीम साहब बताइएगा, ऐसे तो आपने पॉलिटिकल पोलराइजेशन की भी बात की साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप भी बताइएगा, पहले भी जुडिशल कमीशन बना है एंड आई एग्री विद राना साहब कि हमने देखा 2014 में बाकायदा 4 हलकों की बात हुई। उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे। उस वक्त जुडिशल कमीशन की बात नहीं हुई, फिर 126 दिन का धरना, बात खत्म हुई जुडिशल कमीशन पे, उसकी रिपोर्ट सामने आई। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वी आर मूविंग इन सर्कल्स। अब दोबारा शाहजादा साहबा की जमात जुडिशल कमीशन का कह रही है और मामला है बैरूनी साजिश। आपको क्या लग रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके जाए बगैर गुजारा नहीं। जी जी। पाकिस्तान में पहला इलेक्शन जो हुआ वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन था। सूबाई असम्बली का? जी, मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बली का। जगतू फ्रंट वहाँ जीत गया। जी, जगतू फ्रंट। जी। और मुस्लिम लीग ने वो नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अच्छा। और फिर वहाँ सोलवर्दी साहब की सूरत में एक लीडर उभर कर सामने आया और लोग सामने आए, शेख मुजीब भी सामने आया, और हम हालात से नज़र चुरा कर इधर उधर देखने की कोशिश करते रहे। अगर उसकी हकीकतें पढ़नी हो तो फिर फील्ड मार्शल अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर पढ़ ली जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, मैं उस पर बाद में भी बात करूँगा। लेकिन जब अयूब खान साहब और मादर मिलत के दरमियान मुकाबला हुआ तो मशरक़ी पाकिस्तान में जगतू फ्रंट जो जीता था, उन्हीं लोगों ने फातिमा जिन्ना साहिबा को वोट दिया और वो मशरक़ी पाकिस्तान से जीत गई और मगरबी पाकिस्तान से वो हार गई। उस नताइज को भी तस्लीम नहीं किया गया। 70 के इंतखाबात जो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत थे, उसके तहत कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंतखाब में वो हो रही थी, हमने उसको तस्लीम कर लिया। 77 के इंतखाब को हमने तस्लीम नहीं किया और मार्चला लगवा दिया। फिर इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी इलेक्शन को किसी दूसरी पार्टी ने जो हार गई उसने तस्लीम नहीं किया। यहाँ इस दफ़ा सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं मोहतरमा मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इनको ध्यान से सुनता हूँ जब ये बोल रही होती हैं, और मैं एक वजाहत भी इनको जाते हुए करके जाऊंगा। जिस वक्त इनकी पार्टी जीत गई और हारने वाले जो लोग थे वो चीखते चिंगाड़ते रहे और उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड आ गए, और सिलेक्टेड जो थे उन्होंने अपने साथ लोगों को मिला लिया, और पार्लिमानी जमहूरियत का ये तकाजा था कि जिसके पास 172 थे वो इक़्तिदार में आ गया। अब 171 वाला अगर अपने घर बैठ गया और वो सिलेक्टेड कहता रहा, जो कुछ भी कहता रहा, वो गैर जमहूरी नहीं था, उसका हक था कहना। लेकिन ये भी जमहूरी था कि 172 वाले के पास जो वोट थे वो जैसे भी इकट्ठे हुए वो इक़्तिदार में आ गए। 172 से लोग चले गए, आप 150 रह गए, 60 रह गए, 70 रह गए, 71 रह गए पीटीआई के। अगर आप 171 भी रह गए तो पार्लिमानी जमहूरियत के नतीजे में आप हुकूमत में नहीं रहे। वो कहते हैं इसको मैनेज किया गया ना। लेकिन अब मैनेज तो करने के लिए फिर वापस चलता हूं। जब फ्रेंड्स नॉट मास्टर लिखी गई तो 62 में कैनेडी ने जो कुछ अयूब खान साहब को कहा था इंडिया के हवाले से, उसके कुछ ही अरसे बाद कैनेडी फौत हो गए और अयूब खान उसके जनाजे में नहीं गए। उनकी औलाद यहाँ मौजूद है, उनसे कहें कि जो कैनेडी ने दी थी पार्टी में उमर अयूब साहब पोते हैं उनके, उनसे पूछे कि जो अयूब खान साहब को कैनेडी ने तस्वीरें दी थी उस पर क्या लिखा हुआ। अब सर आप क्या 2022 में बैठे, व्हाट वी हैव टू डू? आज सूरत हाल ये है कि पीटीआई का वो जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस के अच्छे ना होने के नतीजे में ये गैर मकबूल हो गए थे। तो ये घड़ी है इन्होंने सारी चीज। एक मिनट, अमेरिका में बुनियादी तौर पर लोग अमेरिका से नाखुश हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नारा बिकता है। जैसे किसी जमाने में 1000 साल जंग का नारा बिकता था इंडिया के हवाले से, जी। अमेरिका के खिलाफ नारा यहाँ बिकता है। यहाँ सोशलिज्म भी बिका था,
ये भी एक पॉलिटिकल नारा है। ओके। और उस पॉलिटिकल नारे को चूंकि पजीराई हो गई है और अब लोगों की पगड़ियां उछालनी शुरू कर दी गई हैं, एयरपोर्ट पे लोगों को मारना शुरू कर दिया गया है, मस्जिदों में नारे लगाने शुरू कर दिए गए हैं, क्या ये मुझ तक रहेगा? नहीं अनवर साहब, ये आपके गले भी पड़ेगा। आप इस मुल्क में एक बदअमनी की सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं और सियासी बदअमनी बहुत दूर नताइज की हामिल होती है। ये बात आदिल भी कर रहे हैं। संदाना साहिबा खुद कॉमर्स में रही हैं, कॉमर्स के मामलात को जानती हैं, वकालत भी करती रही हैं, उसको भी जानती हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, खसारा क्या था, तिजारत कहाँ थी, ट्रेड डेफिसिट कितना था, ये खुद ही मुझे बता दें, मैं फिर उसके बाद अगली बात। शानदार है सर, आपने तमाम ये स्पेल सुना। आदिल शाहजेब साहब को भी मैं कोशिश करूंगा, प्रोड्यूसर साहब वो कह रहे हैं कि मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की आवाज नहीं आ रही, काइंडली इसको जरूर इंश्योर कीजिएगा। शानदार है साहब, आप बताइएगा आप क्या कहेंगी। जो आदिल ने कहा कि अब तो ऐसे लग रहा है जैसे खान साहब कहते हैं ईदर मी और नथिंग, और ये पोलराइजेशन की बात अजीम चौधरी साहब भी कर रहे हैं, और इसकी हमारे इक्तिसादियात पे कितने मुज़िर असरात होंगे वो आपसे बेहतर कौन समझता है। क्या कहेंगी मैम, प्लीज गो अहेड। शुक्रिया अनवर साहब, बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं। आई थिंक मैं शुरू ऐसे करूंगी, मैं आदिल साहब के और चौधरी साहब के आगे मुझसे कंबाइन करके कहूँगी, ज़रा मेरे लिए उस तरह आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुई है, इकोनॉमी पे भी हुई है, कंस्पिरेसी पे भी हुई है, NSC पे भी हुई है। पहली बात तो ये कि जो किया है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी ने, लोकल कोलैबोरेटर्स ने और PDM ने मिलके इस मुल्क के साथ, में PTI नहीं कहती, इस मुल्क के साथ उन्होंने किया, हमें बहुत सस्ता बेचा है, $300 मिलियन में बेचा है। $300 मिलियन? इसमें सिर्फ PTI, हाँ, सिर्फ 5-6 लोगों की जेब वो पैसा लगा है, पाकिस्तान को वो पैसा नहीं मिला। और वो हम कहते हैं ना, पीनट्स में बेच दिया। आई विश कि $100 बिलियन में हम बिकते, $200 बिलियन में बिकते, तो कोई फायदा भी था इस मुल्क को। बट चलो, एटलीस्ट लोगों ने अपना कैरेक्टर तो दिखा दिया। फिगर कहां से आई है मैम, प्लीज मैं समझना चाहूंगा। $300 मिलियन की मैं आपको सब कुछ भिजवा दूंगी, डोंट यू वरी, लेकिन मुझे जरा कंप्लीट करने जी, दें। प्लीज। अब मजे की बात यह है कि इससे सिर्फ PTI को फायदा हुआ है। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, हमारा ग्राफ नीचे जा रहा था, मेरे अपने गांव में लोग नाराज थे कि हमारी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और पोस्ट यूक्रेन और रशियन वॉर तो खुर्दनी तेल आज इंडोनेशिया ने इस पर बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, और हमारा अक्सर पाम ऑयल जो पाकिस्तान आता है 72% उन्होंने अब कीमत बढ़ानी है। इसी तरह से आपका जो ऑयल, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो सोर करेंगी बिकॉज ऑफ द वॉर, गैस की प्राइसेस सोर करेंगी और गंदम की करेंगी, गल्ले की जी। सो ये तो हम पे सारा आना था। तो अच्छा है, जिनको शौक था हुकूमत खेलने का, असेंबली खेलने का, आ गए, अब वो भुगतेंगे। सो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ PTI को। तो ये जो आदिल साहब कह रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि वो राना साहब से ज्यादा पैशनेट थे इस टॉपिक के बारे में। वेरी क्लियर ऑन सर्टेन थिंग्स। PTI पे एहसान हुआ है, PTI का नुकसान नहीं हुआ। जो लोग मेरे गांव में JUI के थे, खान साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? वो तो कह रहे हैं वो मानेंगे ही नहीं इस मौजूदा हुकूमत को। आप कहते हैं आप कंफर्टेबल पोजीशन में। सुने तो सही ना, मुझे बात तो करने दें। देखिए, जब खान साहब तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स देंगे जो परेटो छक्के पे छक्का लगाएंगे, बट अब मैं अपने गांव की आपको बात कर रही हूँ, तो अपने हल्के में बैठी हुई हूँ मैं, और सारी दुनिया 90% लोग जिनके पास टेलीफोन भी नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान बिका है। और उनको सिर्फ ये नहीं पता कि ये इंडिया की बात थी, अमन की आशा की बात थी, ईस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करने की बात थी, डिसआर्मामेंट की बात थी, इजराइल की बात थी, या इसमें यूक्रेन की बात थी। उनको एक एक चीज पता है, एंड दैट इज शॉकिंग द लेवल ऑफ डिटेल। और मैं आपको इतना बता दूं, ये हो नहीं सकता कि मेरे जैसा एरिया, खास ये तालिबानाइज्ड एरिया है, यहाँ पे NGOs भी नहीं आती, यहाँ या फौज होती है, या पुलिस होती है, या रेंजर्स होते हैं। अगर इन लोगों को ये बातें पता है तो आई कैन अश्योर यू सर, एक आदिल शाहजेब क्या, एक शानदाना क्या, 100 आदिल शाहजेब बोले, 100 शानदाना बोले, ये कंस्पिरेसी का मेरे पास जो एक सवाल है उसका अभी तक आपके शो में कोई जवाब नहीं दे पाया। वो क्या? साइफर डिक्लासिफाई करें, लोग हमारे PTI के मुंह पे मारे और प्रूफ कर दे कि आप सच कह रहे हैं, हम झूठे हैं। दूसरी बात, आदिल साहब ने बात की, और ये बात मैं 10 TV शोज में पिछले 10 दिन से कह रही हूँ, फौज ने जिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, या एजेंसीज ने जिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस फैसले पर पहुंचे कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, यानी मुदाखलत थी, लेकिन साजिश नहीं थी, काइंडली वो इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी ने की है, 5 ने की है, 20 ने की है, और सबके तरीका क्या था, तरीका वारदात, किससे वो मिले, किससे इंटरव्यू किया, वो इन्वेस्टिगेशन हमें दिखा दे, उसका डिक्लासिफाइड पोर्शन दिखा दें कि जी इस पे हमने यह खस किया कि कोई साजिश नहीं थी, बात खत्म।
आप कोई अखबार खोल के देखिए, मतलब कोई आप टीवी इसका पे जाके शानदार समय, मैं देखिए, आदिल एक साहब पे सेकंड, जाने से, एक क्योंकि आपने सेकंड। आदिल साहब का हवाला दिया है, एक सवाल करता चलूं, यानी वो कि बहुत आपने मासूम अपनी, है। नहीं, आदिल साहब बहुत मासूम है, उनको तंग मत करें इस नहीं issue मासूम पे। नहीं है, माशाल्लाह मैं बड़े आपको- शातिर आप साफी वॉशिंगटन हैं। पोस्ट खोल लें, नहीं ये शातिर वातिर इस कंस्पिरेसी के मामले कोई भी नहीं है, तो मैंने देख लिया पिछले 20 दिनों से। अच्छा, जब अच्छा। वो कहते हैं ना सुमन बुकुन उम्मियुन फहुम ला यरजिऊन, मेरा काम, देखिए मैं पैगंबर नहीं हूं कि मैं किसी को कन्विंस करूं कि मैं चलिए ये सच तो बोल मुझे रही हूं। बता दें, मैं मतलब सिर्फ आप आपको लोग मौक़िफ़ बता रही हूं। 3 साल 8 माह की कारकर्दगी पर बात करने के लिए तैयार नहीं। आप समझते हैं वो पीछे चली गई है और अब सारी जिम्मेदारी राना मकबूल साहब की जमात पर आ गई है, जो 2.5 हफ्तों से है। लेकिन 3 साल 8 माह में जो कुछ हुआ, नो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। नॉट एट ऑल जी। Not पाकिस्तान at प्राइम all. मिनिस्टर्स ऑफिस, सुने ना, उन्होंने जो अकाउंट प्राइम मिनिस्टर का है, उसे बड़े मजे की ट्वीट आई तकरीबन 5-6 दिन पहले ईद से, जिसमें उनकी स्टेटमेंट ये थी करंट गवर्नमेंट की कि पिछले 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने तेल इंपोर्ट नहीं किया ताकि उससे हम अपने बिजली घर चला सके। तो मुझे तो बहुत मजे की ये बात है कि हम पानी से चला रहे थे, हवा से चला रहे थे, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। ठीक So, है। माजरत मैं- के साथ ये मुल्क 40 साल जिन लोगों ने बर्बाद किया है, आपने उन्हीं को वापस दे दिया है। लेट द अवाम डिसाइड, मैं कौन होती ओके, हूं, लेट द मैं अवाम पैगंबर तो नहीं हूं, डिसाइड। मेरी बात स्टे ऑन मत दिस माने पॉइंट, आप। आपने कहा अवाम डिसाइड करे। आदिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सुन पाए शानदाना साहबा ने जो गुफ्तगू की, आप भी इत्तेफाक से पेशावर में हैं, वो कह रही है एवरीबॉडी नोस कि ये साजिश हुई है, जाने ना जाने गुली ना जाने। जी शादिल आदिल साहब, भाग तो सारा जाने हैं। बाग तो सारा जाने। आदिल साहब की आवाज खोलिएगा। आदिल शाह नजर आ रहा है, तो मैं इसलिए पैशनेट हूं कि अगर मेरे मुल्क के आइन को जो भी पामाल करेगा, चाहे कल वो मुस्लिम लीग नून करे, तो शानदाना साहब मुझे इससे ज्यादा पैशनेट पाएंगे। दूसरी बात यह कि आप पीटीआई वाले दिल पर हाथ रखे, शानदाना साहबा से बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है, इसलिए मैं उनको मुखातिब होके नहीं कह रहा, लेकिन दिल पे हाथ रख के क्या ये कह सकते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो था वो हकीकत में ये जीत के आए थे? उस वक्त किसकी साजिश थी? पीटीआई को लाना किसकी साजिश थी? इक्तिदार में बिठाना। और फिर 3.5 साल में जो परफॉर्मेंस इनकी रही है वो किसकी साजिश थी कि ये परफॉर्म नहीं कर पाए? और जब आपके अहम रहनुमा मतलब फवाद चौधरी जैसा बंदा और शेख रशीद जैसा बंदा उठ के ये कहे कि जी अगर हमारे फौज से ताल्लुकात ठीक होते, हम आज भी हुकूमत में होते, तो यार आप खुल के फिर कह देना कि ये अमेरिका की कोई साजिश नहीं है और हमारी परफॉर्मेंस की वजह से। देखिए असल मामला ये है हकीकत, और मैं आपको हल्फन इस वक्त बता रहा हूं कि एक आजाद सहाफी की हैसियत से जो मुझे नजर आया वो ये था कि इससे पहले ओपोजिशन की जितनी भी कोशिशें थी, उनको लोगों को कॉलें आ जाती थी, कोई कोशिश उनकी जमहूरी कामयाब नहीं होने दी गई। और आखिर में जब इदारे ने न्यूट्रल होने का फैसला किया कि जी आपकी परफॉर्मेंस की वजह से हमें गालियां पड़ रही हैं, ओपोजिशन भी हमें लताड़ रही है, तो बेहतर यही है कि हम पीछे हट जाएं। जैसे ही वो न्यूट्रल हुए, आपकी धड़ाम से हुकूमत गिर गई, इत्तेहादी आपसे सारे नाराज थे। हुआ ये है, तो आप क्यों अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कॉस्ट पे पाकिस्तान में यहां पर सियासत कर रहे हैं, जब आपको सारा पता है? और हम तो इन जैसे एजुकेटेड और आर्टिकुलेट पॉलिटिशियंस से वी लुक अप टू देम कि यार एटलीस्ट आप अपनी पार्टी में खड़े होके कहें कि यार ये क्या बयानिया हम बेच रहे हैं। देखिए जहां तक पेशावर और केपी की बात है, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बयानिया की वजह से, नाम नेहाद अमरीकी साजिश की बयानिया की वजह से, खान साहब का केपी में कोर सपोर्टर तो उनके पास दोबारा वापस आ गया है। लेकिन खुदारा ये जो आप अपने मुल्क को फॉरेन अफेयर्स में जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इस बयानिया की वजह से, और जितना आप पहुंचा चुके हैं, अब उसको वो बस कर दें। और देखिए मैंने बिल्कुल इसको सम अप कर दिया था कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने हुकूमत करनी है और या पाकिस्तान ने चलना है, अगर मैं हुकूमत में नहीं हूंगा तो मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा। तो देखिए मैं अपने मुल्क का सोचूंगा, मैंने कभी जिंदगी में, वैसे एक आध दफा वोट दिया, जिंदगी में पीएमएलएन को वोट नहीं दिया। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये पीएमएलएन की सपोर्ट में मैं नहीं कर रहा, ये एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की हैसियत से जो कासिम सूरी ने किया, वो पाकिस्तान के आइन के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा। अब मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं? अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मुझे फिर ट्विटर पे गालियां पड़वाई जाती हैं, मुझे थ्रेट्स दिए जाते हैं। आप इस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट आपके साथ खड़ा होगा आपके बयानिए के साथ वो दुरुस्त है, जो आपके साथ नहीं होगा वो लिफाफा है। मतलब ये देखिए ना, आप जिस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हम 1 घंटा बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं पीटीआई की परफॉर्मेंस पर, इन सारी चीजों पर। परफॉर्मेंस कहते हैं राणा साहब के गले पड़ गई है सारी, शानदाना साहबा कह रही हैं। में
अमनो अमान की कॉस्ट पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में मैं ये इस पे आता बिल्कुल हूं। गलत है। आदिल- कल अगर देखिए जो FIR इस हुकूमत ने कराई, अनवार भाई बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूं, जी, जी। जो FIR मुस्लिम लीग नून ने की हुकूमत ने ओपोजिशन के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कही, वो बिल्कुल गलत है। मजहब की बुनियाद पर अगर इमरान खान सियासत करे वो भी गलत है, मुस्लिम लीग नून करे वो भी गलत है, और अगर PMLN ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, तहरीक इंसाफ की, जिस तरह एक फरा गोगी का नाम बड़ा उछाला जा रहा है, यार वो खातून है, वो किसी की मां है, किसी की बहन है, जब तक कुछ साबित नहीं हुआ आप कैसे उनकी किरदार कशी कर रहे हैं? Point तो taken. PTI को ये नजर नहीं आता, सिर्फ ये नजर आएगा आदिल शाहजेब उन्हें तब पसंद होगा जब इमरान खान जो कहेगा उस वो पे मनोमन आमना सदकना कुछ साथियों मानेगा। की ठीक तरह है। अगर आदिल शाहजेब टीवी पे बैठ के कहे तो जी। ठीक है, जरा आदिल भाई मेरे साथ ही रहेगा। मैं चाहूंगा सेंटर राना मकबूल साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी शानदाना साहबा की, वो कहते हैं हम कंफर्टेबल पोजीशन में 3 साल 8 माह की कारकर्दगी का जवाब अब आपके कंधों पर इसलिए आ गया कि आप लोगों ने हुकूमत थ्रू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं समझता हूं एक आईनी तरीका है, जैसे अजीम चौधरी साहब कहते हैं आपके पास 174 वोट थे, आप लोग आ गए, लेकिन सर वो कहते हैं अब आप लोग जो है इसका जवाब दें। वैसे मैं आज हमाद अजहर साहब को भी सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे महंगाई हो गई है, एनर्जी का मिनिस्टर आप लोग का नहीं है। वैसे मेरी इतलात के मुताबिक डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब एनर्जी के मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है रमजान के आखिरी आयाम में, लेकिन वो कह रहे थे। तो सर अब ये अच्छा, एक पॉलिटिकली अच्छा फैसला था PMLN का, ज़ाहिर है एक 12 जमाती इत्तेहाद है, आपने काबीना भी बनाई है, सारे सवालों के अब आप लोगों ने जवाब देने, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के हवाले से। राणा साहब। अनवाज साहब, बात है कि पहले भी हम 4.25 साल सुनते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तजर्बा भी है, कुछ सोच भी है। जितनी अबस बातें की गई हैं 4.25 सालों में जी, कोई जो पुख्ता आदमी, पुख्ता जहन आदमी तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो डिक्शन इस्तेमाल हुआ, जो गालियाँ इस्तेमाल हुई और जिस तरह काम किया गया, शानदार। मोहतरमा ने भी फरमाया है कि इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, मुल्क के साथ यही किया है ना कि बम धमाके किए और $5 अरब जो है क्लिंटन को रिफ्यूज़ कर दिया और कहा मैं अपने मुल्क को अवेलेबल हूँ और उनको अकाउंटेबल हूँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, और मुल्क को अकम्पलिश्ड एटॉमिक पावर बनाया और एक स्टेट ऑफ कंप्लीट डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी इस मुल्क को दी। ठीक। शंदाना साहबा, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप एटॉमिक पावर ना होते तो इंडिया आपको इस्त्री कर देता। जितनी ये बातें हमारे दोस्त कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें। अब जो जाल उसने बिछाया है मियां नवाज शरीफ ने मोटरवेज का, कुछ छोटी कंट्रीब्यूशन है। यानी PTI की हुकूमत जो है सखर तक बनी है मोटरवे, एक ईंट नहीं लगा सके, वहां से हैदराबाद तक लोगों की कमरें टूट जाती हैं। कुछ तो करके दिखाते हैं ना, इतने कर्जे भी ले लिए, सारा कुछ किया। अब जो CPEC को जैम लगाया था, CPEC किसकी कंट्रीब्यूशन थी? और एक इकोनॉमिक रेनेसां की सिचुएशन थी इस मुल्क में, उसको जैम कर दिया। तो इसलिए ये अपनी तारीफ करते रहना। लेकिन राणा साहब आप जैसे आज वो कह रहे थे, मैं आप कथा कलामी के लिए माजर, डॉक्टर मिफ्ता साहब कह रहे थे कि आप लोगों को जो पेट्रोलियम मसनूआत है उस पर सब्सिडी दे रहे हैं आप लोग। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब कह गए थे अपनी तकरीर में कि बजट तक उसको फ्रीज कर देंगे, लेकिन आज मिफ्ता साहब कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को तो बहुत ह्यूज अमाउंट सब्सिडी भी देना पड़ रही है। तो इस तरह के फैसले अब आप लोगों ने करने हैं और फेस कर रहे हैं पब्लिक को, वो मेरा सवाल का पर्सपेक्टिव था। मैं आपको अर्ज करूं, ये बगैर हथियारों की लड़ाई नहीं हो रही। इनकी तो बात ही कोई नहीं मानता था। $3 बिलियन लिया है इन्होंने मिन्नते डाल के सऊदीया से। उन्होंने कहा जी हम 72 घंटे का नोटिस से वापस ले लेंगे। अब सूरत हाल आपने देख ली है, वो उसकी भी पेंडिंग हो गई, और जो फ्यूल की मद में मदद आ रही थी वो 2 गुना हो गई। पहले 2.4 थी, अब वो 4.8 हो गई है $बिलियन। और उसके अलावा जो उन्होंने टोटल जो है वो $8.5 बिलियन दे दिया है, और देंगे और भी देंगे। अभी UAE भी आ रही है, प्राइम मिनिस्टर चाइना भी इसके बाद जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें एक्टिविटी हो रही है, आप देख रहे हैं, उसके रिजल्ट देख रहे हैं। ओके, रिजल्ट देख तो लड़ाई डाली, हर एक के साथ लड़ पड़े, हर एक के साथ लड़ पड़े। वो खुदा के लिए कि स्टेट क्राफ्ट की नाइसिटीज को समझे, दोबारा होती है ना। ओके, आपने कहा स्टेट क्राफ्ट की नाइसिटीज को समझना। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं वो मैं शाहजेद साहब से एक बात का जवाब देना चाहता हूं। जी प्लीज, FIR के हवाले से कहा कि नून लीग की हुकूमत ने ये पर्चे दर्ज किए। जी जी जी। अब पर्चे हुकूमत ने दर्ज नहीं किए। एक
बहुत बड़ा ऑफेंस किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौदा पाक पे। आपने सुना, आप तो बड़े आलम फाजिल आदमी, अलामा ने कहा था कि अदबगाही देरे आसमां आज नाजुकतर नफस गुम करदा मी आए जुनैद बा यजीद आजा। एक अदबगाह है जो अर्श से नाजुकतर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौदा पाक। यहाँ तो जुनैद बगदादी और हजरत बायजीद बुस्तामी जैसे वली जो हैं वो सांस बंद करके आते हैं। ये अदब का तकाजा है। ये उन्होंने वहाँ पता नहीं कौन से लोग वहाँ भिजवा दिए, और जो उन्होंने किया है तो आप क्या समझते हैं, पहले ये उसके नाम पे करते रहे कि जी हम रियासत मदीना ऐसी होती है, इस तरह लोग गुफ्तगू करते हैं, इस तरह का कंडक्ट होता है। वो मुझे तो याद आ रहा है, वो अलामा साहब ने कहा था कि किसे खबर है कि लेके चिरागे मुस्तफी जहां में आग लगाती फिरेगी बूल्हा भी, नाम मुस्तफा का लेंगे और काम अबू लहब जैसे करेंगे। चले तो खुदा के लिए इस चीज पे गौर आपका करें नुक्ता आ गया सर। और अपने आप को संभालें। आप जो शानदारा साहब कुछ कहना चाह रही थी। पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक सेकंड, छोटी सी बात सुन लें। जी। राणा साहब ने हो और जाएगा। आदिल ने दो चीजें सारे लोग उठाई हैं, मैं अभी फील्ड क्लियर कर देना में आ चुके चाहती हैं। हूँ। बहुत जी जरूरी राणा साहब है, आपका सर क्योंकि सुनिएगा। इन्होंने- जी एक शानदार। सेकंड सर, इन्होंने एक पोलराइजेशन की बात की और मुल्क में गाल गलोच की। बुरा मत मानिएगा, आज मरियम नवाज की 4 वीडियोस निकली हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास फहश और उरियान वीडियोस हैं, जजेस की, फौजियों की और सिटिंग पीटीआई लीडर्स की, और जब नवाज शरीफ ऑर्डर देंगे मैं उनको रिलीज करूंगी। तो माजरत के साथ ये जो गंदगी है वो आपकी क्वीन, अनपढ़ आपकी क्वीन फैला रही है, ये पीटीआई नहीं कर रही। और दूसरी जहां आदिल ने बात की कि जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात नहीं मान रहे और पाकिस्तान में पहली दफा पोलराइजेशन आई है, मैंने आपको बताया पहले वो बहुत मासूम है। इनको बांग्लादेश भूल गया है कि कैसे हमसे कटा, इनसे कायद आजम का कत्ल भूल गया है, इनको लियाकत अली खान का कत्ल भूल गया है, इनको भुट्टो का कत्ल भूल गया है, बीबी का कत्ल भूल गया है। तो माजरत के साथ या तो तीनों अगली दफा नून लीग के एनालिस्ट को बुलवा ले कि एक दूसरे को तायद करते हैं, यहाँ कोई सच सुनने को तैयार नहीं है। चले मैं आप दोबारा आपको लौट के आऊंगा। आपने बात की लेकिन जिसे कहते हैं अगर किसी ने गलती की, शानदार बीबी, 2 wrongs don't make it right। कुछ राणा And साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी, जी। it's again hitting below the belt। मैं नहीं समझता ये बात हुई है जैसे शानदार साहब कह रही है। अच्छा ऐसा आप राणा साहब डिनाई कर रहे हैं शानदारा साहब, लेकिन राणा मकबूल साहब डिनाई कर रहे हैं सेनेटर नून लीग मरियम के। नवाज की आज 4 वीडियोस लगी हुई हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, खुद देख लें। अच्छा चले मैं दोबारा लौट। आप भिजवाएं ना, अनवार साहब को भिजवा दे, हमें कॉपी भिजवाएं। अभी भिजवाती हूँ आपको जी, फिक्र ठीक ना है। करें। मैं अजीम साहब के पास, फिर आदिल आपका साथ। अजीम चौधरी साहब, सर बताइए, अब जाहिर बात है इस वक्त जो है सिचुएशन बनी हुई है काफी हीट अप है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? मैं अगर आपसे पूछूं, पीटीआई का इसरार है कि इलेक्शन करा दें, हुकूमत के कहना है कि हम आपकी ख्वाहिश पे नहीं कराएंगे, हमने इलेक्शन कराने लेकिन उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात, कुछ मुआशी इस्लाहात करनी है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? पहले जरा एक बात कह लूं जी प्लीज। ये जो 7 मार्च का लेटर है या साइफर है, ये 7 मार्च से अब तक हमने तो ये सुना था कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है अपनी कैबिनेट मीटिंग बुला के उसको डिक्लासिफाई कर चुकी है। यही उन्होंने कहा था। आया थी बात आई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में जिस दिन उन्होंने इजलास किया था रात ही को उड़ गए थे। जी जी जी। उन्होंने स्पीकर को कैसे भेज दिया था? हाँ वो ऐलान भी किया था असद कैसर साहब ने, आपको याद है 9 अप्रैल को। जी उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया है और मैं भिजवा रहा हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। गुड पॉइंट। फिर सूरी साहब ने वो भिजवाया सील करके, और उन्होंने भी देखा कि मैंने अपने ऑफिस में देख लिया था कायम मकाम स्पीकर के तौर पर। हाँ। अब पता नहीं है या सादिक ने देखा कि नहीं देखा, वो भी कायम मकाम स्पीकर का इख्तियार तो रखते थे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर शख्स को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये हमने आदत बना ली हुई है कि हम बगैर जाने पूछे देखे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, भले हम उसको इजहार करें या ना करें, लेकिन हम अपने दिल में एक गुमान रख लेते हैं। मैं बीबी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से पूछें कि इस NA 54 में किन मियाँ बीवी की वजह से ये इलेक्शन जीता। असद उमर साहब। असद उमर सिर्फ मेरे और मेरी बीवी की वजह से इलेक्शन जीता, इसको कोई गांव में न जाने देता। अच्छा, ये बात आपने कैंपेन चलाई तो वो तो आपको नून लीग का कह रही है, एनालिस्ट है आप हैं, वो कह रही है मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म का बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा हूं। मैंने जिस दिन प्रोफेशन ज्वाइन किया था जर्नलिस्ट, मैं उस दिन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था लाहौर का। अच्छा। लिहाजा मेरे कारोबार, मेरे पेशे को और मेरी सियासत को इकट्ठा ना किया जाए। बट यू आपने कन्वेंसिंग की असद उमर साहब के? मैंने कन्वेंसिंग नहीं की, मैंने 30,000 वोट लेके दिया। अभी भी दिलवाएंगे 2000 अगर जब भी इलेक्शन 23 में असद उमर अब मेरे पास आएगा तो मैं पूछूंगा। क्या पूछेंगे? कि कहाँ थे तुम
कहाँ थे तुम, नहीं मिले आपको? नहीं, तो यही प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो में इनको मिलते हैं ना बीबी को, बीबी पूछ लेंगे, मैं इनसे पूछ लूंगा। मेरे लिए तो ये बहनों की तरह, मैं तो इनकी इज्जत करता हूँ। सही। अगर ये ना होती, कोई और साहब होते, तो मैं शायद किसी और अंदाज में गुफ्तगू करता। चले, अच्छी लेकिन बात है। इनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे बारे में बदगुमान ना हो। चले, वो शहनाज साहबा ने लाइव सुन लिया है। अब मैं आपसे वो जो सवाल था हाँ। उसका जवाब दे दूं। कैसे ठीक होगा? पीटीआई को चाहिए कि वो ये बात जानती है कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी, वोटर लिस्ट बनेगी, एतराजात होंगे, पोलिंग स्टेशन का मामला तय होगा, तरीकाकार तय होगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, और इसके लिए कम से कम 16-17 महीने चाहिए। 16-17 महीने? इससे वो तो पहले- शेख रशीद साहब कह रहे हैं इनकलाब आ जाएगा 31 मई से पहले पहले, अगर वो ना कल होगा। इनकलाब ले आए, चाय की प्याली में रोज इनकलाब पार्टी हाउस में मैं देखा करता था लाहौर में। राणा साहब को पता है पार्टी हाउस का? हमें नहीं पता ना, आप लोग की जनरेशन को इसका इल्म है, लेकिन वो इनकलाब तो आ जाएगा। मैं अनवर गुलजार साहब, हाउस से भी आखिर में वाकिफ हूँ। आधा सेकंड, मुझे 30 सेकंड चाहिए होगा। मैं बहन 30 अभी सेकंड। एक- मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। मैं जरा अजीम चौधरी साहब बात मुकम्मल करें, फिर मैं चाय देखूंगी। की प्याली में तूफान जितना मर्जी उठा लें शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को मैंने काफ के साथ भी देखा हुआ है। मैं और जंबारी साहब उसके घर गए थे उसको वजीर बनाने के लिए, तो मैं जानता हूं शेख रशीद को भी, उसकी हैसियत को भी। अच्छा। मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स में क्या कुछ होता है, कैसे होता है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी जितनी डेमोक्रेटिक है, इतनी तो शायद कोई पाकिस्तान में हुई ही नहीं, ना जमात इस्लामी ना एएनपी। या पीटीआई की जी, इसराइल PTI की। तफन्नुन आप कह रहे हैं। जी शाहनाज साहब, आप, फिर मैं आदिल साहब के पास आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रही थी शाहनाज साहब? बस आखिरी 30 सेकंड की मेरी बात, क्योंकि मुझे जाना है। मैं इस वक्त गांव में, जी बिजली जाने वाली है। लेकिन मेरे आज तीनों UPSC दोस्त लगवाया हुआ बहुत आपने? काबिल मोहतरम है। तीनों दोस्त मेरे बहुत काबिल एहतराम है। बहुत, हर किसी की मैं अपनी जगह रिस्पेक्ट करती हूँ, बट देखिए डिसएग्रीमेंट तो होगा। और मैं आपको इतनी बात बताती चलूं, मैं इस वक्त नाम नहीं ले सकती, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मौका देगा मैं नाम लूंगी। मैं उस जर्नैल रिटायर्ड का नाम आपको बता सकती हूँ जो हमारी एक खास खातून को लेके गया इस पार्टी से, और उनको क्या मौकफ बयान किया और उनको क्या कहा गया इमरान खान के खिलाफ। तो ये कहना कोई मुदाखलत नहीं थी, कोई साजिश नहीं था, कोई इन्वॉल्व नहीं था। मैं आपको नामों के साथ बताऊंगी कि वो कौन आदमी था और उसने क्या ब्लैकमेल रिटायर्ड जनरल आपने कहा है शानदार साहब, अगर मैंने सही सुना है? जी बिल्कुल, और बहुत हाईली प्लेस्ड है। और इतना मैं आपको बता दूं कि जो नहीं समझ सकता उनकी कि क्या हैसियत ये होती है वैसे रिटायर्ड मुदाखलत- जनरल की? देखिए मैं से ज्यादा नहीं कह सकती, सिर्फ इतना कि उसका मौका भी आएगा फिर मैं बताऊंगी। लेकिन माजरत के साथ अभी रमजान का महीना गुजरा है, मैंने जो बात इस वक्त कही है अल्लाह का नाम लेके सच कहा है। मैं पैगंबर नहीं हूं, मेरी बात किसी को मानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने अगर एक लफ्ज झूठ कहा हो मुझसे अल्लाह भी पूछेगा, उस दुनिया में भी इस दुनिया में। बाकी तो डिसएग्रीमेंट होती रहेगी, लेकिन आई कैन अश्योर यू इस सारे मसले का हल इलेक्शन नहीं है, इसका हल साइफर है। साइफर अखबार में छापा। अच्छा, ये तो बता देना जो बात अजीम चौधरी साहब ने की शानदार साहब, उन्होंने कहा असद कैसर साहब ने, वैसे मुझे याद है 9 अप्रैल को उन्होंने कहा कि ये मैंने पढ़ लिया है मुरासला जी, और अब मैं ये अमानत है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब इसको पढ़ ले। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ लिया है। और साथ में कासिम सूरी साहब जब कायम मकाम थे उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब को मैं भिजवा रहा हूं, तो शाहजहां साहब जी बिल्कुल, तो यही तो मैं कह रही हूं ना तो कि उन्होंने जब पढ़ जाना लिया। चाहती है, मैं भी जब एक सेकंड बात declassify हो करना गया चाहता ना। हूं। चाहिए था जी, डिक्लासिफाई हो गया ना एक तरह से, जब असद मरियम कैसर साहब के और- ट्वीट के मैं क्लासिफाइड या तो राणा साहब- मैं अब- पहुंचा हुआ है चीफ जस्टिस के पास, अब वो जुडिशियल कमीशन करवा ले। और अच्छा, वो आखिरी करवा बात ले, जो मेरी ठीक तरफ है, वो से कहती है, हो गया, सबसे जरूरी करवा बात, ले। तो देखिए, बना रही है ना गवर्नमेंट मैं अगर कमीशन। आपको आखिरी जुडिशियल बात कह रही है। बता दूं, उस साइड जुडिशियल पर कमीशन आखिरी की क्या जरूरत है? इंस्ट्रक्शन थी कि इमरान खान को जब हटाओ, नासिरुल मुल्क साहब का बना था तो वो जुडिशियल शहबाज कमीशन शरीफ था को ना। लगाओ, ठीक है। हम माफ करने को मैं भी तैयार चल- हैं। ये उसके आखिरी अल्फाज हैं। जी राणा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा साहब। शानदाना साहब सुनिएगा, राणा साहब कुछ कह रहे जी हैं। जी जी, मैं शानदाना साहब की खिदमत में अर्ज करना हूं अदब के साथ। शानदाना साहबा, अभी मुझे सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन दी गई है कि मरियम साहबा ने कोई ट्वीट ऐसा नहीं किया जिसका आप जिक्र कर रही हैं। चले, ये ये आपने गलत बात। अच्छा किया ऑन एयर क्लियर वो कर खुदा दिया के कि लिए ऐसा कोई चीज़ों ट्वीट की नहीं दिया। तस्दीक कर लिया कर रहा हूं। चले, अच्छा आगे कि आपने प्रोग्राम में तस्दीक इस चीज को क्लियर कर दिया। शानदाना साहब को उसका मिल गया होगा कि ऐसा कोई ट्वीट मरियम साहब ने किया। आदिल शाहजेब साहब, सर लास्ट वर्ड एक आपके। पहले मैं फिक्रा कह दूं, आप आगे कहने- अच्छा ठीक जी आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनवर साहब, एक तो मैं आपको सिर्फ फर्क जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बात कीजिएगा मैं- प्लीज, बात कीजिएगा आदिल।
Please जी go ahead. जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, मैंने जब बात की ना, देखें हम सियासतदान नहीं हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम आज़ाद सहाफ़ी हैं, और ये दोनों तरफ के सियासतदानों को समझना होगा। जब मैंने अपनी बात की उसमें मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद शामिल थी, उसमें पीटीआई पर भी शामिल थी। मुस्लिम लीग नून का भी आपने जवाब सुन लिया, राना साहब ने इंतहाई अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए मुझसे इख्तिलाफ किया। दूसरी जानिब शानदाना साहिबा, वेरी वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन, और वो उन्होंने सीधा सीधा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। ये जो नून लीग के आपने 3 एनालिस्ट, अरे भाई खुदा को मान लें, अब एक अगर आपसे कोई इख्तिलाफ करे, वो नून लीग का एनालिस्ट हो सकता है या वो जनाब लिफाफा बन जाएगा, मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप उनको शामिल कर देंगे। ये चीजें बंद कर दें, ये सियासत पाकिस्तान से आपको खत्म करनी पड़ेगी। खुसूसन ये जो हतक आमेज रवैया है सहाफियों के साथ कि जो आपकी लाइन टो नहीं करेगा, जो आपसे डिसएग्री करेगा, वो फौरन के फौरन नून लीग का साफी बन जाता है, वो मरियम का व्हाट्सएप और लिफाफा बन जाता है। फिर उनके साथ जो उस इज्जत के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, ट्विटर पर बाकायदा ऑर्गेनाइज ट्रेंड्स चलते हैं। क्या शानदाना साहब को यह नहीं पता कि कौन कौन उस टीम में शामिल है, इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कि किन किन सहाफियों को क्या क्या गालियां पढ़वानी है, क्या क्या थ्रेट्स पढ़वाने हैं। मतलब मुझे इनके उस वक्त की हुकूमत के इमरान खान के इंतहाई करीबी मामले खसूसी ने एक दफा कॉल करके कहा कि जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि 2-3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनकी अभी फिलहाल पर्दा रहने देते हैं, कि जी आदिल शाहजेब को इतनी बेइज्जती पड़वाओ ट्विटर पे कि ये हमारे गुण गाना शुरू कर दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आप एक आजाद सहाफी हैं। तो इनकी पार्टी तो हुकूमत में ऐसी रही है। अब भाईजान आप ओपोजिशन में आ गए, आप तनकीद बर्दाश्त करना तो सीखे ना। हम हुकूमत पे भी तनकीद कर रहे हैं, अभी तक जो कुछ हुआ। ठीक है सर, थैंक यू आदिल भाई, आपने बहुत अच्छा नुक्ता नजर पेश किया। ठीक है अनवार साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आदिल शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। 30 सेकंड पे मैंने प्रॉम्प्ट 41 साल के जर्नलिज्म में मेरी खबर पे कभी किसी ने तनकीद नहीं की कि मैंने बददियानती की है। अच्छा। एक बात। दूसरा ये कि शानदाना से कहिए, वो खुद ही सुन रही है तो बहुत अच्छा है, कि पीटीआई की लिस्ट में देखें कि कोई मिसेस अजीम चौधरी एमएनए की कैंडिडेट है कि नहीं। मैं वो उनको बात चली गई, वक्त पहले खत्म हुआ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी। आदिल शाहजेब साहब थैंक यू वेरी मच। शानदाना गुलजार साहब ने हमें ज्वाइन किया, बिल्कुल अभी उनका मुझे मैसेज भी आया कि वो उन्होंने प्रोग्राम से इसलिए उनको जाना पड़ा क्योंकि उनके यहाँ शायद गालिबन बिजली चली गई, लेकिन उन्होंने सारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर राना मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने क्लैरिफिकेशन भी दी मरियम नवाज साहब के हवाले से। व्यूअर्स से आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ नज़रियात पर मबनी गुफ्तगू है, लेकिन ये सियासी बयानिया है और ये सियासी और मुआशी हकायक है। इनको लेकर आगे हमने बढ़ने, अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से हम इन्हीं हालात और वाक़यात का अहाता करते रहेंगे आपकी खिदमत में। फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।